हेलो स्टूडेंट, कल तक जो टॉपिक हो गया था तो आशा करता हूँ कि आपने लिख लिया होगा, ठीक। लेकिन उसकी पिक भेजते जाना ताकि हमको भी मालूम चले कि आपने लिखा है कि नहीं, ठीक। तो उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है जीव द्रव के यौगिक, ठीक। तो आप जानते हैं कि यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कार्बनिक यौगिक, दूसरा होता है अकार्बनिक यौगिक। तो सबसे पहले हम जीव द्रव के कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो इसमें थोड़ा थ्योरी है और लिखना पड़ेगा आपको, ठीक। तो आप सबसे पहले ये हेडिंग डालेंगे जीव द्रव के यौगिक, इसके बाद दूसरी हेडिंग ए करके डालना जीव द्रव के कार्बनिक यौगिक, ठीक। इस पे आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा। हाँ, लिखिए। इसमें से कार्बनिक यौगिक मुख्यतः नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, इसमें से कार्बनिक यौगिक मुख्यतः नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3 न्यूक्लियोप्रोटीन, नंबर 4 वसाएं, ठीक। तो जीव द्रव में मुख्य रूप से 4 प्रकार के यौगिक पाए जाते हैं कार्बनिक यौगिक, ठीक। बाकी अकार्बनिक यौगिक को बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो जो न्यूक्लियोप्रोटीन होता है उसमें 4 प्रकार के कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा न्यूक्लियोप्रोटीन और चौथा वसाएं, ठीक। अब जो पहली हेडिंग आपने डाली है, अब पहली हेडिंग डालेंगे आप कार्बोहाइड्रेट, ठीक। पहली हेडिंग जो है वो है कार्बोहाइड्रेट। अब इसमें लिखना है जीव द्रव में 12 से 15% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। 12 से 15% कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कभी कभी इनकी मात्रा और भी अधिक हो सकती है, तो मतलब ये है कि जो जीव द्रव होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 12 से 15% होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है इसकी मात्रा और अधिक भी हो सकती है, कम नहीं होगी, अधिक हो सकती है, ठीक। आगे लिखो कार्बोहाइड्रेट्स साधारणतः 3 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स साधारणतः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। तो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मोनोसैकेराइड, नंबर 2 डाइसैकेराइड, नंबर 3 पॉलीसैकेराइड, ठीक। तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, ठीक। तो अब कार्बोहाइड्रेट में हम नंबर 1 करके लिखेंगे मोनोसैकेराइड। अब इसके आगे आपको हेडिंग डालना है मोनोसैकेराइड, मतलब 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो नंबर 1 करके आपको डालना है मोनोसैकेराइड, ठीक। तो मोनोसैकेराइड में लिखेंगे मोनोसैकेराइड स्वाद में मीठे और पानी में घुलनशील होते हैं। मोनोसैकेराइड स्वाद में मीठे और पानी में घुलनशील होते हैं। मोनोसैकेराइड स्वाद में मीठे और पानी में घुलनशील होते हैं।
ये कई प्रकार के होते हैं, ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज और हेक्सोज। ठीक, तो जो मोनोसैकराइड हैं वो कई प्रकार के होते हैं, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज और हेक्सोज। अब ये ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, देखो अगर 3 कार्बन परमाणु है तो वो होगा ट्रायोज, 4 कार्बन परमाणु है तो होगा टेट्रोज, 5 कार्बन परमाणु है तो पेंटोज और 6 कार्बन परमाणु है तो हेक्सोज। ठीक, मतलब कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर इनको ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज और हेक्सोज कहा गया है। ठीक, अगर 3 कार्बन परमाणु है तो ट्रायोज, 4 है टेट्रोज, 5 है पेंटोज और 6 है तो हेक्सोज। ठीक, तो जो मोनोसैकराइड हैं वो कई प्रकार के होते हैं। तो 4 मुख्य एग्जाम्पल लिखे हमने, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज और हेक्सोज। अब आगे लिखो, इनके नाम इनमें उपस्थित कार्बन परमाणु, इनके नाम इनमें उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हैं। इनके नाम कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हैं। ट्रायोज में 3 कार्बन परमाणु, ट्रायोज में 3 कार्बन परमाणु, टेट्रोज में 4 कार्बन परमाणु, पेंटोज में 5 कार्बन परमाणु तथा हेक्सोन में 6 कार्बन परमाणु होते हैं, तथा हेक्सोन में 6 कार्बन परमाणु होते हैं। ठीक, तो ये तो रही बात जीवों की। अगर पौधों की बात की जाए, क्योंकि पौधे भी लिविंग थिंग्स होते हैं, सजीव होते हैं, तो पौधों में जो जीव द्रव्य में क्या होता है, ग्लूकोज होता है। तो पौधों में इनका कार्य कौन करता है, ग्लूकोज करता है। तो एक लाइन उनके बारे में लिख लेते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के समय, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के समय कच्चे पदार्थ के रूप में ग्लूकोज ही बनता है, ग्लूकोज ही बनता है। जो बाद में संग्रह हेतु अन्य प्रकार के कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है, जो बाद में संग्रह हेतु अन्य प्रकार के कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है। ठीक, तो ये आपकी हो गई पहली हेडिंग मोनोसैकेराइड। अब डालेंगे दूसरी हेडिंग डाइसैकेराइड। ठीक, तो डाइसैकेराइड में लिखेंगे ये सभी प्रायः स्वाद में मीठे होते हैं, ये सभी प्रायः स्वाद में मीठे होते हैं तथा जल में विलेय होते हैं,
तथा इनका निर्माण दो प्रकार की मोनोसैकेराइड से होता है। दो प्रकार की मोनोसैकेराइड से होता है। ठीक, तो अब दो प्रकार की मोनोसैकेराइड क्या है? ग्लूकोज के दो अणु मिलेंगे तो क्या बनेगा? माल्टोज। और यदि ग्लूकोज के दो अणु मिलेंगे तो बनेगा सुक्रोज। ठीक, आगे लिखेंगे जैसे ग्लूकोज के दो अणुओं के जुड़ने से माल्टोज, ग्लूकोज के दो अणुओं के जुड़ने से माल्टोज तथा ग्लूकोज के एक अणु के जुड़ने से सुक्रोज तथा ग्लूकोज के एक अणु के जुड़ने से सुक्रोज। ठीक, तो दो प्रकार के डाइसैकेराइड होते हैं, एक तो माल्टोज और दूसरा सुक्रोज। अगर ग्लूकोज के दो अणु जुड़े तो बनेगा क्या? माल्टोज, और एक अणु जुड़े तो बनेगा सुक्रोज। ठीक, तो हमको इतना याद रखना है माल्टोज और सुक्रोज क्या है? डाइसैकेराइड है। बाकी ट्रायो, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज ये क्या है? मोनोसैकेराइड। ठीक, तो अब तीसरी हेडिंग डालेंगे पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में लिखो, पॉलीसैकेराइड प्रायः स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। पॉलीसैकेराइड प्रायः स्वाद में मीठे नहीं होते हैं तथा जल में पूर्णतः विलेय भी नहीं होते हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल में लिखेंगे स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन ये मुख्य रूप से पॉलीसैकेराइड होते हैं। ये क्या है? ग्लाइकोजन। ठीक, तो तीन प्रकार के पॉलीसैकेराइड होते हैं, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। ये क्या होते हैं? पॉलीसैकेराइड होते हैं। ठीक, तो ये टॉपिक खत्म हो गया अपना कार्बोहाइड्रेट का। अब कार्बोहाइड्रेट के बाद दूसरी हेडिंग थी प्रोटीन। ठीक, जो जीवद्रव्य में प्रोटीन पाया जाता है, कितने प्रकार का पाया जाता है, अब हम उसके बारे में लिखेंगे। जीवद्रव्य में प्रोटीन लगभग 14 से 16% तक होता है। 14 से 16% तक होता है। प्रायः प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के यौगिक हैं। इसके अलावा अधिकतर प्रोटीन्स में गंधक तथा फास्फोरस भी पाए जाते हैं। प्रोटीन को बनाने वाली इकाइयों को एमिनो अम्ल कहते हैं। प्रोटीन को बनाने वाली इकाइयों को एमिनो अम्ल कहते हैं।
विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्ल, विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्ल विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्ल के श्रृंखलाबद्ध होने से विभिन्न प्रकार की प्रोटीन्स का निर्माण होता है। विभिन्न प्रकार की प्रोटीन्स का निर्माण होता है। ठीक, तो ये जो प्रोटीन्स होता है ये आपका टॉपिक खत्म हो गया। ठीक, इसके बाद लिखते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक, न्यूक्लियोप्रोटीन। तो देखो न्यूक्लियोप्रोटीन में जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं जैसे डीएनए, आरएनए, यही मेन होते हैं। ठीक, जो डीएनए और आरएनए होता है आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। मतलब आनुवांशिक पदार्थ का मतलब होता है कि आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाना। ठीक, तो उसमें डीएनए जो होता है वो मुख्य भूमिका अदा करता है। बाकी जो आरएनए होता है ये संदेशवाहक के रूप में कार्य करता है। ठीक, तो इसमें लिखेंगे ये सर्वाधिक जटिल पदार्थ है, ये सर्वाधिक जटिल पदार्थ है, ये सर्वाधिक जटिल पदार्थ है। इसमें प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। इसमें प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। ठीक, अब न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए और आरएनए दोनों हो जाते हैं। ठीक, डीएनए और आरएनए क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। ये संदेशवाहक होते हैं और ये एक पीढ़ी के लक्षण दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। और ये हमने पहले ही बता दिया था कि मेन जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो होता है डीएनए। आरएनए जो होता है इसके साथ लगा रहता है संदेशवाहक के रूप में। दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल, दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल नंबर 1 राइबो न्यूक्लिक अम्ल, जो आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और डीएनए होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक, दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल, एक तो होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल, दूसरा डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। होते हैं। ये संपूर्ण कोशिका की, ये संपूर्ण कोशिका की क्रियाशीलता और कार्यकी पर, ये संपूर्ण कोशिका की क्रियाशीलता और कार्यकी पर अपना नियंत्रण रखने के साथ साथ, अपना नियंत्रण रखने के साथ साथ आनुवांशिक लक्षणों को, आनुवांशिक लक्षणों को जनक से संतति तक ले जाते हैं, जनक से संतति तक ले जाते हैं। जनक से संतति तक ले जाते हैं। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है तथा आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, तथा आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। ठीक, तो ये तो हो गया न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब न्यूक्लिक अम्ल।
ठीक, जो आपकी तीसरी हेडिंग थी। अब जो चौथी और लास्ट हेडिंग आती है वसाएं, ठीक, फैट जिसको बोलते हैं, ठीक। तो इसमें लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट की तरह, कार्बोहाइड्रेट की तरह वसाएं भी, कार्बोहाइड्रेट की तरह वसाएं भी कार्बन कॉमा हाइड्रोजन, वसाएं भी कार्बन कॉमा हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिक हैं, तथा ऑक्सीजन के यौगिक हैं। परंतु कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा वसाओं में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, वसाओं में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, अधिक नहीं कम होती है। वसाओं में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। वसाएं ग्लिसरॉल, वसाएं ग्लिसरॉल तथा वसी अम्लों से बनती हैं, ठीक। तो जैसे में कुछ वसाएं हैं, इनके एग्जाम्पल है जैसे फास्फोलिपिड्स, स्टेरॉयड, कैरोटीनॉइड्स, ये कुछ प्रमुख वसाएं हैं। कौन कौन? फास्फोलिपिड, स्टेरॉयड और कैरोटीनॉइड, ये प्रमुख वसाएं होती हैं, ठीक। तो जो कार्बनिक वो जीव द्रव में जो कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं वो इतने ही प्रकार के कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे जीव द्रव में पाए जाने वाले का अकार्बनिक यौगिकों के बारे में, ठीक। अकार्बनिक यौगिक जैसे गैस हो गई, जल हो गई, ठीक, ये सभी क्या अकार्बनिक यौगिक होते हैं। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये आप जो हमने बोला है लिख सकते हैं, और जहाँ पर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप बुक्स या किताब से भी देख सकते हैं, ठीक।